नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में पेश करता है। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। और जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हुकूमत, चाहे वो उसकी पहली मियाद हो या दूसरी मियाद हो या तीसरी मियाद हो, या फिर मोदी के जो बीजेपी है उसकी जो ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि शहरों के नाम बदलने की बीमारी पैदा हो गई है, एक वबा की शक्ल ये अख्तियार कर गई है। लेकिन और अहम बात यह है कि ये काम सिर्फ कौम परस्ती का जो लिबादा ओढ़ कर किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है वो भी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि स्कूली निसाब है या तालीमी निसाब है या तारीख़ जो हिंदुस्तान की है उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। निसाब को तब्दील किया जा रहा है और मुग़ल सल्तनत के जो हुक्मरान थे उन्हें और जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनके नामों को हज़फ किया जा रहा है, तारीख़ को मिटाया जा रहा है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि तारीख़ एक जगह ही महदूद नहीं होती, बल्कि आप देखेंगे कि आज सारी दुनिया ऐसा लगता है कि सिमट कर एक गाँव में तब्दील हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल तारीख़ हर तरफ महफूज हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तारीख़ को झुटलाएं, लेकिन आप तारीख़ को झुटला नहीं सकते। आप पहली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि पोर्ट ब्लेयर, आप अंदाज़ा कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर जब भी नाम सुनेंगे तो आपको वो मुजाहिदीन आज़ादी याद आएंगे जिन्होंने वहाँ अंडमान निकोबार की जो जेल है, अंडमान निकोबार की जेल, वहाँ पर अपनी यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाकर वहाँ उन्होंने क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन इस सिलसिले में अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि तो यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम तब्दील कर दिया जा रहा है और उसका नाम अब रख दिया जा रहा है श्री विजयपुरम। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो गुलामाना ज़हनियत की निशानी थी, जो नौआबादिया थी, ग़ुलामी की निशानी थी, हम उसे मिटाना चाहते हैं और इसका नाम हमने उसी लिए तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, अमित शाह ने जो हमारे वज़ीर दाखिला है बहुत बड़ी बातें की हैं, लेकिन उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो तारीख़ नहीं जानते, हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है और उन्हें ये भी पता नहीं है कि तिरंगा किसने ईजाद किया है। और आप उन्हें यह भी अंदाज़ा नहीं है कि आरएसएस ने कई बरसों तक आज़ादी के यानी तकरीबन 1953 या 1960 तक भी अपने जो आप हेडक्वार्टर है उस पर कौमी परचम नहीं लहराया था। तो बहरहाल अमित शाह ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजीरे का जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ की जो जेल है उसमें वीर सावरकर जी ने भी क़ैद में यानी मुजाहिदीन आज़ादी के तौर पर क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन आपको बता दूं कि अमित शाह तो दूर की बात है, अमित शाह के कई ऐसे बीजेपी कायदीन हैं उन्हें भी ये पता नहीं है कि अंडमान निकोबार को इस बात का एजाज़ हासिल है कि वहाँ काया निकाले पानी की पहली सज़ा पाने वाला कोई और नहीं था बल्कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी अलाउद्दीन थे। और मौलवी अलाउद्दीन को जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तार किया और फिर उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई, यानी मैंने आपको बताया कि काला पानी की सज़ा पाने वाले पहले हिंदुस्तानी मुजाहिद आज़ादी मौलवी अलाउद्दीन है, जो जिससे अमित शाह वाकिफ़ नहीं है। तो बहरहाल उनकी मौत भी, उनकी शहादत भी उसी जेल में हुई, लेकिन अमित शाह को वीर सावरकर याद है, मौलवी अलाउद्दीन याद नहीं। कितनी शर्म की बात है। आप क्या कहते हैं सिद्दीक साहब? रियाज साहब, सो में पहली चीज़, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का देखना, नामा तब्दील करना आपकी ड्यूटी नहीं है। जरा जाके मणिपुर में तो देखिए आप क्या हो रहा है। जो है वो छोड़ के आप जो है ना खाली नामा चेंज कर लेते फिर रहे, मुल्क का क्या भला होने वाला है ये बताइए। तारीख तो बहुत दूर की बात है। आपकी ड्यूटीज़ क्या है बहैसियत आप होम मिनिस्टर, आपका काम क्या है ये बताइए। वो छोड़ के फिर से जो है ना जज्बात से खेलना, नामा तब्दील करना, ये करना, ओझे किस्म की हरकतें, क्योंकि इलेक्शन सामने है जो है ना। तो कब तक ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? पहला सवाल यही है। तारीख तो दूर की बात है, तारीख तो इनको ना मालूम है, मालूम भी है तो लोग अनजान बनना चाहते हैं और सब झुटला रहे, हर चीज़ को झुटलाते जाते हैं लोग जाना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये आपका काम नहीं है जो नामा बदलते फिर रहे हैं। ज़रा जाइए मणिपुर में तो देखिए क्या हाल है और कहाँ कहाँ जो बुरा हाल है। इवन आपके जम्मू कश्मीर में है जो वायलेंस हो रहा है, जहाँ जहाँ तशद्दुद, उस पर तो कंट्रोल करिए आप जाके। खाली आप जो है ना नामा तब्दील कर लेते फिर हैं शहरों के। बताइए क्या है ये, क्या उनका ये जो है ना पोर्टफोलियो है?
बिल्कुल आपने सच कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि सिद्दीक साहब ने एक बहुत अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई है। क्या नाम तब्दील करने से किसी शहर का, किसी ग्राउंड का, किसी कमान का, या किसी आप देखेंगे कि दरबार हाल का नाम तब्दील करने से क्या मुल्क में खुशहाली आ जाएगी? क्या मुल्क में जो गुर्बत है 80% जो मुल्क की आबादी को, यानी 80 करोड़ आबादी को कहा जाता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत दावा करती है, बीजेपी दावा करती है कि वो मुफ्त अनाज दे रही है, क्या वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? नाम तब्दील करने से क्या हमारे पास, मैं समझता हूँ कि यानी रोटी, कपड़ा और मकान का इंतज़ाम हो जाएगा तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, और मुफ्त तालीम दी जाएगी, मुफ्त सेहत आमा का ख्याल रखा जाएगा? ये सवाल पैदा होता है। और क्या इस तरह के नाम तब्दील करने से क्या हिंदुस्तान में एक माशी इनकलाब बर्पा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जज्बात से खेलने का एक तरीका है। और अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे विजयपुरम उसका नाम रखा गया है। अगर देखा जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो उसका नाम रखा जाना चाहिए था मौलवी अलाउद्दीनपुरम। इसलिए मौलवी अलाउद्दीनपुरम रखना चाहिए था कि वहां जो पहले सजा काले पानी की किसी ने काटी है, या किसी को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी है, तो वो खतीब मक्का मस्जिद, हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के वो खतीब थे, नलगुंडे से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और उनके साथ तुर्रेबाज खान ने भी इसमें हिस्सा लिया था, और तुर्रेबाज खान को शहीद कर दिया गया, और मौलवी अलाउद्दीन को जख्मी कर दिया गया। और आप देखेंगे कि मौलवी अलाउद्दीन का जो शहादत हुई है उसी सेलुलर जेल में हुई, सिद्दीक साहब। लेकिन हमारे वजीर दाखिला को ये याद नहीं है। वजीर दाखिला तो दूर की बात है, पार्लियामेंट में जो हमारे मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि आज तक वहां आप देखेंगे कि वहां कई पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, लेकिन मौलवी अलाउद्दीन का पोर्ट्रेट नहीं है। क्या इनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं कि वो ये नहीं कहते कि मौलवी अलाउद्दीन का पोर्ट्रेट भी वहां लगाया जाए? ये जानबूझ के नहीं। अगर बीजेपी है या अमित शाह है तो सही बात है, लेकिन क्या ये मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट की ये फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल, इनको याद दहानी करें कि ये वाक़यात जो असल हकीकत है उसे वाकिफ कराए ना आप। जी। अच्छा, बाय द वे उसी ताल्लुक से देखिए आप, आज 13 तारीख है, 13 सितंबर, क्यों मशहूर है वो तो मालूम है। जी हाँ, पुलिस सेक्शन जो है, जिसको कहा ये लोग ऑपरेशन पोलो कहते हैं, हम कहते हैं पुलिस सेक्शन, ये लोग कहते हैं। तो बताइए वहां पर जो कितना जुल्म ज्यादती हुई, कितने कत्ल खून हुए। सुंदरलाल कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो यहाँ पर वाक़यात हुए, उसके बारे में भी जो है ना ये लोग खामोशी इख्तियार करे हुए हैं, जो है ना बिल्कुल कुछ बताते नहीं। क्लासिफाइड कर दिया गया थी तो दस्तावेज़ात बिल्कुल क्लासिफाइड कर दिए गए हैं, और बाद अपना रिपोर्ट पेश की गई नहरों को जाके। इतने जो है ना कत्लेआम हुए, खासतौर पे हमारी पड़ोसी रियासतों में जो है यहाँ पे। तो और एक्चुअली ये कोई जंग थी नहीं, ये तो सरेंडर करने वाली बात थी, यानी खुद ब खुद इंजमाम अमल में आया हिंदुस्तान में जो है ना, जो दक्कन का था। तो आप किस तरह कहते, जंग कहाँ हुई, कौन लड़े? आप बताइए, जंग कैसा बोल सकते हैं आप इसको? जान नहीं, जंग तो नहीं है। वैसे भी नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे, पुलिस एक्शन की भी बात करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि आखिर पोर्ट ब्लेयर का नाम तब्दील क्यों कर दिया गया। जैसा कि सिद्दीक साहब ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी खेल है, और जज्बात से खेलने की का एक तरीका है, फ़िरक़ा परस्ती का एक हुनर, यानी एक मैं समझता हूँ कि चाल है, एक मक्कारी है, एक अय्यारी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक पोर्ट ब्लेयर का सवाल है, आपने नाम तब्दील कर दिया है, लेकिन आप तारीख तब्दील नहीं कर सकते। और नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर असल किसके नाम पर रखा गया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थे, उनका नाम था आर्चिबाल्ड ब्लेयर, उन्हीं के नाम पर ये शहर का नाम रखा गया। लेकिन अब अगर अमित शाह को या बीजेपी को या तमाम जो हुकूमतें हैं उनको अगर ये नाम नौबातियती गुलामी की अलामत लगता था, तो फिर मौलवी अलाउद्दीन से मौसूम किया जा सकता था। जी बिल्कुल, सही पर है ऐसा, बिल्कुल आप जो है ना। और ये बीमारी यूपी में भी चली थी, मालूम है, कुछ दिन पहले सारे जो है ना स्टेशन के नाम, शहरों के नाम चेंज, कुछ भी ना तो आवाम का कोई रद्दमल कोई असर हुआ उससे, कुछ भी नहीं। आवाम समझ गई ये लोग बेवकूफ बना रहे जाना, खाली नामा। एक लहर चली थी, बात आपको मालूम है, और लहर अभी स्टॉप हो, फिर शुरू हो गई। आप अंदाजा कीजिए कि पार्लियामेंट का जो दरबार हाल है, जो पार्लियामेंट का जो अशोक हाल है था, उसके नाम तब्दील कर दिए गए। कहा गया कि नहीं, ये गुलामी की निशानी है। जी, राष्ट्रपति भवन में भी ऐसे ही हुआ, वहाँ के हॉल में, वहाँ पे भी चेंजेस बहुत सारे हैं, नाम तब्दील किए गए। राष्ट्रपति वहाँ के जो मुगल गार्डन है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया मेरे ख्याल से जाना। तो ऐसी जो है ना ये एक किस्म की वबा है, चल रही है पब्लिक के जज्बात से खेलने की, और कुछ भी नहीं है इसके। नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि जो आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, यानी गुलामी में पैदा हुए थे, नौअवैधयती दौर में पैदा हुए थे, तो क्या उन्हें सरकारी ओहदों से महरूम कर दिया जाएगा कि ये गुलामी के दौर में पैदा हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। तो जो है ना इस किस्म की अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि इनको मालूम है, इनको अब ये लोग हारने वाले हैं, कुछ भी इनकी चलने वाली नहीं है। तो लिहाजा इस किस्म के जज्बात को जो है ना उठाती जाइए, उभारती जाइए। जी। और मैं आपको बता दूंगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो दिल्ली का नाम भी तब्दील कर देंगे, ये गारंटी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, वो भी है उनके, क्योंकि जज्बात से खेलना है, जज्बात से खिलवाड़ करना है। जी हाँ, बिल्कुल, वो सब उनके एजेंडे में शामिल है।
अब इनका बस नहीं चल रहा है क्योंकि इनकी मेजोरिटी कम है, इसलिए जो है ना ये लोग एहतियात से चल रहे हैं लोग जो है ना इस तरह से। एहतियात से कहाँ, डर के मारे चल रहे हैं। जी हाँ, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं हुकूमत गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी बोल के। जी हाँ, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, फिल वक्त उसे दो बेसाखियाँ संभाले हुए हैं। एक तो आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे नीतीश कुमार है, और इन दो जमातों के यानी तेलुगु देशम और जनता दल यू के सहारे ये हुकूमत चल रही है। अगर ये तायद वापस ले लेते हैं तो फिर ये हुकूमत बआसानी गिर सकती है। और यकीन मानिए कि आज हिंदुस्तान को बचाना है तो फिर फिरका परस्ती से बचाना है, फिरका परस्तों से बचाना है, और उन ताकतों से बचाना है जो मजहब के नाम पर और मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करती हैं। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि ऐसे अनासिर को यानी जमहूरी अमल का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल जो है ना, इनको जो है ना टाइम टू टाइम लोग जो है ना टोकते रहे, इनको जो है ना बताते रहे कि ये रास्ता से ये गलत है। आप जो है ना ठीक है, आप अलायंस तो बना लिए हैं, लेकिन जहां जहां गलतियां हो रही बराबर इनका काम है टोके हैं लोग जो है ना, क्योंकि इनके सहारे हुकूमत चल रही है बेसाखी पे जाना। जी हाँ, तो इनका काम है फौरन रोके हुकूमत को कि गलत तुम लोग जो है ना डिसीजन ले रहे हैं, गलत जो है ना कर रहे हैं, वहां पे इनका काम है रोकते जाएं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम केस में रिहाई दी गई, यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनको रिहाई मिल गई है। और आपको ये भी बता दें कि ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। 6 माह से ज़ायद अरसे से वो जेल में बंद थे, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, और वहीं से बहसीत चीफ मिनिस्टर खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन उन्हें जो ज़मानत दी गई है वो मशरूत ज़मानत दी गई है, यानी वो ना दफ्तर चीफ मिनिस्टर जा सकते हैं और ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। तो आप अंदाजा बताइए कि क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है, जमहूरियत पर हमला नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो अवाम का मुंतखबा नुमाइंदा है वो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकता, तो फिर जमहूरियत का फायदा क्या है? रियाज साहब, मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा यहाँ पे जी। उनके वकील के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील है, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा डिसीजन में नहीं है, वो जा सकते हैं, बल्कि वो सारे फाइल्स पे साइन कर सकते हैं एक्सेप्ट लीकर पॉलिसी की जो फाइल है उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये क्लियर मैंने पढ़ा हूं, ये डिसीजन है, उसमें भी झूठ बोली जा रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसको भी आप जो है ना ट्विस्ट करके आप पेश कर रहे हैं। कितनी जो है ना मतलब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, बताइए आप। जी जी जी, अभी मैंने पढ़ा है फैसला, क्लियरली पूरा पढ़ा है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कि क्लियर लिखा हुआ है कि ऑफिस जा सकते हैं, ये साइन भी कर सकते हैं तमाम फाइल, एक्सेप्ट इनके केस से मुतालिक कोई फाइल को हाथ नहीं लगा सकते। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, वहां पर ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, और इन दोनों के टकराव ने अवाम को परेशान कर रखा है। और मैं समझता हूं कि गवर्नर ने कोई इंतखाब नहीं लड़ा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इन इलेक्शन का सामना किया, अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हुकूमत के मुंतखबा है, नामजद है। बिल्कुल रियाज साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है, ये अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे हैं, कब तक महरूम रखा जाता है दिल्ली के अवाम को? ये एलजी तो नहीं, एलजी तो जो है ना ये हुकूमत के होते हैं लोग जो है ना, गवर्नर जो भी होता है, लेकिन ये तो अवाम है, कब तक इनको महरूम रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि इनको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अब मुकदमा चले, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो उनको बेल दे के छोड़िए आप उनको। जी हाँ जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, फिर यानी पर्सनल जो शख्सी आज़ादी है बिल्कुल है, और उसके अलावा रूलिंग है ना भाई, हुकूमत कौन करेगा? सरबराही वाली हुकूमत कोई भी नहीं है वहाँ पे, सीएम कोई है नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इतनी देर तक बंद नहीं रह सकते। अवाम ने उनको मुंतखब किया, उनको खिदमत का मौका दिया जाए उनको। जी जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक शराब स्कैम का जो शराब पॉलिसी स्कैम का सवाल है, इसमें आपने देखा कि किस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया, और आप देखेंगे कि एक और रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी कविता को भी गिरफ्तार किया गया। कविता को भी 5-5.5 माह जेल में रखकर फिर रिहाई अमल में आई, और उन पर इल्ज़ाम का आयद किया गया कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये रिश्वत ली। तो इस तरह के जो केस हैं, मैं समझता हूं कि जानबूझकर यानी खुद आपने इल्ज़ाम किया, केसीआर की पार्टी ने इल्ज़ाम किया कि जानबूझकर केस बनाए गए, मुकदमात बनाए गए, और उन्हें फंसाया गया, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए, उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया, जिसमें आपको बता दूं कि सुनीता केजरीवाल उनकी जो अहलिया थे वो भी मौजूद थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान भी मौजूद थे, और आतिशी जो वहाँ की वजीर हैं वो मौजूद थी, मनीष
सिसोदिया मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में और आम आदमी पार्टी के जो सीनियर कायदीन हैं और कारकुन हैं उनकी मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने बबांगे दहल ये बात कही है कि बीजेपी वालों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मुझे कैद में डालकर ये सोच लिया था कि मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, मेरा शिराला बिखर जाएगा, लेकिन मैं जेल में 6 माह रहने के बाद मेरे हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं। तो आप क्या कहते हैं? क्या साहब, इसका इमीडिएट असर जो है ना हरियाणा इलेक्शन पे पड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल। हरियाणा में उन्होंने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्होंने ठहराई वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को, और हुकूमत समझ रही थी कि इनको बंद करके देर तक रखेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो रिलीज हुई है ज़रूर हरियाणा के इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। वहाँ पे पार्टी बराबर आएगी मेजोरिटी में, देख लेना आप जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मुल्क के बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह पहली मियाद के दौरान मोदी की, दूसरी मियाद के दौरान अब तीसरी मियाद चल रही है। पहली और दूसरी मियाद में बीजेपी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन तीसरी मियाद में अक्सरियत हासिल करने में वो नाकाम रही और बहुत ही मुश्किल से कामयाब हो सकी, बहुत ही मुश्किल से इक़्तिदार हासिल कर सकी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उनके मकानात को, उनके दुकानात को और उनके जो तिजारती मराकिज़ है उसे जानबूझकर और चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और ये बीजेपी हुकूमतों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग मुसलमानों की मईशत तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, उनमें डर और खौफ का एहसास पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक रकेक रिमार्क्स किए हैं, सख्त रिमार्क्स किए हैं रियासती हुकूमतों के खिलाफ और कहा है कि आप किसी एक शख्स के यानी हरकत जो है उसकी सजा तमाम खानदान को नहीं दे सकते और ना ही घर को आप मुनज़िम कर सकते हैं। देखो साहब, आज ही एक लेटेस्ट रूलिंग आई है, गुजरात का केस है, अब्बाल सैयद उसके वकील हैं, उन्होंने जाके लड़ा। गुजरात में भी ऐसे ही हुआ था केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दी है कि आप किसी एक शख्स के बदले पूरे मकान, सारे लोगों को आप रोड पे नहीं ला सकते। वो किया है तो उसको सजा दीजिए, जबकि लीगली उसका परमिशन है, घर का हर चीज मौजूद है, उसके बावजूद कैसा बुलडोजर। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब तक जो है ना जस्टिस ऋषिकेश रॉय है, जस्टिस धोलिया है, SKN भट्टी हैं, इनकी रूलिंग बाबता बेंच ने दिया है कि इन अदर वर्ड्स आप जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। आप कैसा, कौन दिया राइट्स आपको जो है ना एक शख्स के बदले आप जो है ना सारे खानदान को रोड पे ला रहे हैं, जबकि परमिटेड है, वो लीगली है, हर चीज दिया हुआ। बहुत ही सख्त अल्फाज में आज डिसीजन आया है जो है ना जी सुप्रीम कोर्ट का जो है ना। ये बहुत बड़ा तमाचा है मुंह पे जो है ना गवर्नमेंट। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बीजेपी रियासतों के जो हुकूमतें हैं उनके चेहरों पर एक जोरदार तमाचा है और जिसकी गूंज मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क में सुनाई देगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि नाइंसाफ़ी की हद ये हो गई है, जानिबदारी, तासुब और इम्तियाज़ की हद ये हो गई है कि आप देखेंगे कि एक शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है और आपको बता दूं कि उसके 2 हाथ नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये रामनवमी के जुलूसियों पर कहाँ से संगबारी करेगा। क्या वो अपने पैरों से संगबारी करेगा या अपने मुंह से संगबारी करेगा और कहां से करेगा? हालांकि बेचारे के 2 हाथ नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जब मुकदमा दर्ज किया गया तो पुलिस ने यह इल्जाम आयद किया कि उस शख्स ने संगबारी की है, इसलिए उसके मकान को पर, उसके दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो बेचारे की दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसाफ का और कानून का किस तरह हिंदुस्तान में कत्ल किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इसमें यानी जो नेक्सस है वो यानी गठजोड़ जो है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब अंदाजा कीजिए कि रंजन गोगोई को तो आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और आज आप अंदाजा कीजिए कि वो रुकन राज्यसभा है बीजेपी के, और आप अंदाजा कर सकते हैं उन्हें इनाम क्यों मिला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का फैसला आता है और आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर यह फैसला दिया जाता है हिंदू फरीक के फेवर में। और आप देखेंगे कि सारी दुनिया के जो वकला बरादरी है वो इस पर शुकूक व शुबात का इजहार करते हैं। और आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान VHP, विश्व हिंदू परिषद के ये लीगल सेल का एक इजलास मुनक़िद हुआ सिद्दीक साहब। उसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 30 साबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक और हाई कोर्ट के साबिक जजेस ने शिरकत की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने उस इजलास में शिरकत की है उनके जो फैसले आए हैं वो फैसले यकीनन मुतासिबाना होंगे, जानिबदाराना होंगे। उन फैसलों की जांच भी की जानी चाहिए। यह सब बहुत ही ख़तरनाक बात है कि आप जो है ना इन्हें ख़ास तौर पे लॉ के जो जजेस वगैरह हैं इनका पार्टी से करीबी रब्त रखना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। इससे पहले भी हुआ है और रिसेंटली इससे पहले भी हुआ ना, बंगाल के एक चीफ जस्टिस उन्होंने रिटायर्ड होकर फ़ौरन सेकंड डे वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस किस्म के बहुत सीरियस बात कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। यानी अदलिया को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए।
ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल नहीं आ सकते करीब में। अरे अब हाल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर जाते हैं। जी हाँ, अब बिल्कुल। उस पर भी सवालात उठने लगे हैं। बिल्कुल कि क्या हुआ है वहां पर, क्या क्या ऐसी बात हुई है, क्या प्लान मनसूबाबंदी की गई है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत गलत बात है रियाज साहब, नहीं जा सकते ये जो है ना। अगर वो बुलाते भी हैं तो इनका काम है जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी सिटिंग है। जी हाँ, सीजीआई भी सिटिंग है और हमारे वज़ीर आज़म भी सिटिंग है। जी जी, तो ऐसी सूरत में हरगिज नहीं जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक इसके असरात हो सकते हैं फ्यूचर में जाना। जी जी जी। बहरहाल बरसर खिदमत अगर जज हैं, चीफ जस्टिस हों, कोई हो या वज़ीर-ए-आज़म हो, यहाँ पर जमहूरियत के लिए बहुत धक्का है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे माहिरीन कानून ये बात कह रहे हैं, और ऐसे एडवोकेट्स, ऐसे सहाफ़ी कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, जो कानूनी मामलात की रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं कि ये रुझान बहुत खतरनाक है। इस सिलसिले में जस्टिस भगवती का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को खत लिखा था, उनकी तारीफ की थी, सताइश की थी, गुलदस्ते पेश किए थे, तो वहां पर जो जजेस थे उन्होंने इस पर तनकीद की थी। जी हाँ, बिल्कुल। प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाया इसके ऊपर जो है ना, उन्होंने भी कहा है कि गलत है, ये गलत मिसाल कायम कर रहे हैं जो है ना, तो बहुत दूर रहना चाहिए। और ये जो बाबरी मस्जिद जो फैसला आया था, हमारे और एक जज थे कर्नाटक के, माशाल्लाह उनको इनाम के तौर पे उनको गवर्नर भी बना दिया गया, आंध्र प्रदेश के। जी हाँ, तो बताइए इस किस्म की हरकतें जो है ना बहुत खतरनाक हो सकती है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का करीब आना बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल खतरनाक बात है, लेकिन एक और खतरनाक बात तेलंगाना में हो रही है। कांग्रेस और बीआरएस लीडर्स आपस में ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से उलझ गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कौशिक रेड्डी की, जो बीआरएस के रुकन असेंबली है, और एक गांधी की, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह बनाए गए हैं। पहले बीआरएस में थे, अब कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। और आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में जो हंगामा खड़ा हुआ, उस सिलसिले में जो हरीश राव हैं, कौशिक रेड्डी है, और बीजेपी के बीआरएस के दीगर कायदीन हैं, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर कोई भी, चाहे वो किसी ओहदे पर फायज क्यों ना हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रियाज साहब, सबसे पहली चीज जो है ना, जब हुकूमत चेंज होती है जी, रिटेलिएशन की पॉलिसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मिलजुल के काम करें, क्योंकि आपको स्टेट को तरक्की देना है, आपको जाना, आपको जो है ना तबाह करना नहीं, एक दूसरे की दुश्मनी मोल लेके एक दूसरे को जेल में डालना करना, वो नहीं है आपको जाना। तो ये खत्म होना चाहिए, तो जब ही हमारी स्टेट तरक्की कर सकती है। यानी पॉलिटिकल वैल्यूज की बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें होती रहती है। इसका मतलब उसको जेल में डाल दिया, उसको पकड़े, ये नहीं चलना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हाइड्रा का सवाल है, हाइड्रा ने ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हलचल मचाई है तेलंगाना में। और इसकी वजह से आपको बता दूं कि हाइड्रा ने दावा किया है कि उसने अपनी कार्रवाइयों के जरिए कम अज़ कम 111.72 एकड़ अराजी हुकूमत को वापस दिलाई है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।